हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी का तीसरा भाग। पिछले दो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब परिपथ में आर लगा हो और दूसरा जब परिपथ में एल लगा हो तो धारा वोल्टेज के बीच में कितना कलांतर होता है, कौन अग्रगामी होता है, कौन पश्चगामी होता है, और कला आरेख ग्राफ भी हम लोगों ने खींचा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग। और आज हम लोग पढ़ेंगे जब परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा हो तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है और उसका कला आरेख ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग बता चुके हैं कि जब प्रतिरोध लगा होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। और जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी होती है यानी स्वप्रेरकत्व लगा होता है तो वोल्टेज धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है, या उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम लोग कि धारा जो वोल्टेज से 90 अंश की कला में पश्चगामी होती है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है कि जब परिपथ में संधारित्र लगा हो तो वोल्टेज और धारा के बीच क्या रिलेशन होता है और कलांतर कितना होता है उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बना लें इसका कि परिपथ में केवल संधारित्र अगर लगा हुआ है और उस संधारित्र की धारिता है C और उसको जोड़ देते हैं एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से इस प्रकार से, और उसका जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती उसका मान हम लोग मान लेते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो इसमें जो धारा है वो I प्रवाहित होती है। ठीक है, जहां पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 ये वोल्टेज का शिखर मान, ओमेगा कोणीय आवृत्ति की ये समय है, और उस समय पर उसका जो वोल्टेज है वो V है, यानी V को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या तात्कालिक वोल्टेज कहा जाता है उसको। ये हमने चित्र में बना लिया। इसमें केवल क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा है। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में कि माना जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से केवल एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता C है तो परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा I है, यह अनुमान लिया। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज कौन सा है ये भी हम लोग लिख लेते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। इसी की तुलना हम धारा से कराएंगे क्योंकि इसमें भी हमारा जो लक्ष्य है वो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात करने का है कि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या होगा। उस समीकरण की हम समीकरण नंबर 1 से तुलना कराएंगे और देखेंगे कि वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर है। ठीक है, तो ये धारा का मान ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया जब हम इसको संधारित्र को जब हम वोल्टेज स्रोत से जब जोड़ देते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा प्रवाह होगा इसका मतलब है कि ये जो संधारित्र की प्लेट है वो धनावेशित होगी। क्योंकि धारा निश्चित नहीं है, ये हम बता चुके हैं। धारा की डायरेक्शन इसमें प्रत्यावर्ती धारा की डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है, वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है उसकी आवृत्ति पर। ठीक है ना, अगर 50 हर्ट्ज की अगर आवृत्ति है तो 1 सेकंड 50 बार धारा क्लॉकवाइज 50 बार एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। तो इसलिए हम धारा की डायरेक्शन के लिए एरो नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर किसी क्षण की बात करें तो किसी क्षण धारा की डायरेक्शन तो होगी, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो किसी क्षण t पर इसका अलग से डायग्राम आप समझ लें। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास संधारित्र है और किसी क्षण t पर धारा की डायरेक्शन इस प्रकार है। तो इसी प्रकार इसका ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा इसमें। ठीक है ना, इसका जो वोल्टेज है वो है V। तो क्या होगा, ये जो प्लेट है उस समय क्या होगी, ये धनावेशित हो जाएगी। भाई आप इधर धारा जाएगी, ये धनावेश जाएगा। तो धारा का प्रवाह जब होता है धारा की दिशा में क्या चलता है, धनावेश। तो इसका मतलब ये प्लेट धनावेशित हो जाएगी और ये वाली जो प्लेट है वो ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेटों पर आवेश आ जाएगा। वो आवेश कितना मान लेते हैं, Q है।
तो धारा है I, आवेश है Q, वोल्टेज कितना लगा हुआ है V, तो इसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर हो जाएगा। अगर धारिता अगर C मान लेते हैं तो प्लेटों में विभवांतर कितना होगा Q/C। ये हम लोग संधारित्र वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं कि प्लेटों के बीच कितना वोल्टेज होता है, कितना विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो V = Q/C होता है, इसका मतलब प्लेटों के बीच Q/C का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस बात को, यदि किसी क्षण t पर संधारित्र पर आवेश Q है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर Q/C होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख दिया। अब जरा यहाँ किरचॉफ का नियम लगा करके धारा का मान ज्ञात करो पहले। तो किरचॉफ का नियम जरा लगाओ। किरचॉफ का नियम लगाते हैं वोल्टता का, तो होता है सिग्मा डेल्टा V = 0, यानी परिपथ में कुल जो विभव में परिवर्तन है उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर हम डायरेक्शन को ये मान ले, अपनी किरचॉफ का नियम तो लगाना पता है ना, अगर हम ये अपनी डायरेक्शन मानते हैं, धारा की दिशा होती है, अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में चल रहे हैं उसकी एक चिंतरपाटी है। ठीक है ना, बैटरी के लिए चिंतरपाटी अलग है, प्रतिरोध और धारा के लिए चिंतरपाटी अलग है। ये हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, ये हमको ये मान चलना है, ये आप लोगों ने इसका नियम जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो इसका हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो वोल्टेज किस में लिया जाएगा, प्लस में। फिर इधर आए तो इधर देखिए आप प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस, कितना वोल्टेज है यहाँ पर Q/C तो है, और = 0। समझ में आया ना। और यहाँ प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये भी चार्ज हो जाती है। ये संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं, संधारित्र क्या होता है, चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग एलसी ऑसिलेशन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप मान चलो ये प्लेट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये किसी क्षण की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम ये प्लेट पॉजिटिव ये निगेटिव हो सकता है, कभी ये प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, लेकिन हम जो चित्र में दिख रहा है वो है ये जो पहली वाली प्लेट है वो पॉजिटिव है, दूसरी वाली निगेटिव है। तो जब हम क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। ठीक है ना, जब विभव का मान जब घटता है तो हमेशा माइनस से लगाते हैं, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब विभव घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस Q/C, और एक राउंड पूरा हो जाता है और = 0। ये नियम है। अब जरा इसको पक्षांतर करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = Q/C या Q = CV ये लिख सकते हैं। V का मान हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ लगा देंगे, तो Q = कितना हो जाएगा, CV0 sin ωt। समीकरण नंबर 1 से हमने V का मान लगा दिया यहाँ पर और कुछ नहीं किया। ठीक है, इतना आवेश प्रवाहित होगा t समय पर। अब हमको निकालना क्या, धारा निकालनी है, तो धारा जरा क्या होगी परिपथ में, परिपथ में धारा का सूत्र जरा देखो इधर से, धारा I = होता है dQ/dt, ये हम लोग जानते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I = dQ/dt, Q का मान जरा इस समय समीकरण से लगा दो, तो I = क्या हो जाएगा, d/dt CV0 sin ωt, ये हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग अवकलन के बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अवकलन करना है, यहाँ पर समाकलन नहीं करना है, तो क्या बचेगा अंदर, d/dt sin ωt। अब sin ωt का अवकलन कितना हो जाएगा, CV0 तो रहेगा ही, इसका अवकलन बताओ कितना होगा, sin ωt का cos ωt और इंटू ओमेगा। अवकलन ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं और समाकलन ओमेगा से डिवाइड करते हैं, लेकिन समाकलन साइन का वो माइनस cos ωt होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब जरा इसको ओमेगा टी को इसके साथ शामिल कर लो, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, C ωV0 cos ωt, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे किया जाए।
नोट कर लिया? ओके। आप जरा देखो, इसमें हमने धारा का मान तो निकाल लिया, लेकिन अब कंपेयर जब कराएंगे समीकरण नंबर 1 से, यानी वोल्टेज वाले समीकरण से। वोल्टेज समीकरण क्या लिखा था? V बराबर V0 sin ओमेगा t समीकरण नंबर 1 में लिखा है। उसकी तुलना कराने के लिए देखिए, यहाँ साइन है और यहाँ कास है, कंपेयर कराने में समस्या आएगी, ठीक है ना। लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले साइन में, तब कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इसी के आगे I बराबर C ओमेगा V0, इसको क्या लिख सकते हैं? cos π/2 प्लस ओमेगा t, सॉरी साइन में चेंज करना ना इसको। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई समस्या आ जाएगी, जो पिछले वाले वीडियो में बताया था हमने कि ओमेगा टी का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर माइनस था, उसकी वजह से जो हम अंदर किया था माइनस, तो ओमेगा टी प्लस में हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि माइनस बाहर है नहीं, तो ओमेगा टी को पहले से प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओमेगा टी माइनस में हो जाएगा, और जबकि वोल्टेज वाले ओमेगा टी प्लस का है, तो कंपेयर कराने में समस्या आएगी। इस वजह से इसको हम साइन 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह C ओमेगा V0 की जगह I0 लिखना चाहते हैं, तो I0 लिख दीजिए। साइन इसको लिख दीजिए ओमेगा t प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको समीकरण में डाल लीजिए 2 नंबर, जहां ये जो I0 है वो क्या चीज है? I0 लिखा गया है, देखो इसको C ओमेगा V0, जिसकी जगह हमने I0 लिखा है। धारा का शिखर मान, ठीक है। इस चीज को अभी हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी इसके आगे समीकरण नंबर 2 की तुलना कराते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी यहीं पर इसकी कहानी रोक देते हैं, जरा तुलना कराओ समीकरण नंबर 1 और 2। तो अब देखने से क्या पता चल रहा, देखो जरा, समीकरण 1 व 2 की तुलना से स्पष्ट होता है कि धारा, अबे एक नंबर क्या था, देखो एक नंबर V बराबर V0 साइन ओमेगा t, एक नंबर लिखा गया था। अब जरा कंपेयर कराओ तो इसका मतलब क्या है, देखिए दोनों की कलाओं के अंतर जरा देखो। कला क्या होती है? जो साइन के साथ में जो कोण बना होता है उसको कला कहते हैं। इसमें जो धारा की जो कला है ओमेगा t प्लस π/2 है, और वोल्टेज की कला है वो ओमेगा t है। इसका मतलब है कि धारा ये ज्यादा है, यानी आगे कह सकते हैं कि π/2 कला से ये आगे है, इसकी कला जो है वो ज्यादा है धारा की, और वोल्टेज की कम है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से π/2 कला में अग्रगामी है, ये तो कहेंगे। तो इसको लिख दीजिए जरा, स्पष्ट होता है कि धारा वोल्टेज से π/2 कला में अग्रगामी, अग्रगामी मतलब आगे चलती है धारा, ठीक है ना। अग्रगामी है, अथवा इसी बात को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अथवा वोल्टेज धारा से π/2 कला में क्या कहेंगे हम लोग, अगर धारा अगर आगे है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा, यानी पश्चगामी होगा, पीछे चलने वाला होगा। अथवा वोल्टेज धारा से π/2 कला में पश्चगामी का मतलब पीछे चलता है,
ये निष्कर्ष निकला। तो इसका कला आरेख ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, यहाँ तक आने समझ में आ गई। बहुत आसान है। अगर पिछले वाला वीडियो अगर आपने दे रखा है तो बिल्कुल एकदम सेम उसी कहानी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पिछले वाले वीडियो के क्रम से आपने देखे तो कोई समस्या नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो कला आरेख अगर खींचना चाहते हैं तो कैसे खींचेंगे, कला आरेख यानी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम हम लोग कैसे खींचेंगे, फेजर डायग्राम खींचने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष को पहले प्लॉट कर लो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पहले वोल्टेज को तो पहले खींच दो, क्योंकि वोल्टेज की जो कला है वो कितनी है, वोल्टेज की जो कला है वो कितनी है, वोल्टेज का शिखर मान V0 है और उसकी जो कला है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, ओमेगा टी। ये वोल्टेज की हो गई। अब कह रहा है देखो धारा वोल्टेज से π/2 कला में अग्रगामी है, तो इसका मतलब अग्रगामी करना है तो वोल्टेज अगर इस डायरेक्शन में है तो अग्रगामी का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर तो चलते हैं ऐसे, ठीक है, और इधर चलेंगे तो पश्चगामी हो जाएगा, तो इधर चलेंगे π/2। इसका मतलब जो इधर की जो धारा की जो कला होगी वो इस तरफ होगी, और ये जो एंगल जो बनेगा वोल्टेज से कितना इसका बनेगा π/, और ये हो जाएगा इसका शिखर मान। अगर हम यहां से अगर शिखर मान के शीर्ष से अगर यहाँ पर लंब डाल देते तो ये उसका आ रहा है तात्कालिक मान, वोल्टेज से मान देते हैं यहाँ पर तो आ जाता है धारा का तात्कालिक मान। अब धारा की लाइन को क्यों खींचते हैं उसका भी रीजन हम बता चुके हैं, क्योंकि धारा जो है वो वोल्टेज से कम होती है। क्यों कम होती है अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो इसका कला आरेख ग्राफ हमने खींच लिया, समझ आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसका तरंग आरेख ग्राफ अगर खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे। तरंग आरेख ग्राफ खींचने के लिए इस तरफ हम लोग क्या बना लेते हैं, ओमेगा टी। ओमेगा टी या टी लिख सकते हैं, ओमेगा टी चेंज होगा तो ओमेगा टी चेंज होगा। ये एंगल है, ओमेगा टी क्या होता है, कोण होता है π/2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई, यहाँ लिख सकते हैं 3 π/2, और यहाँ लिख सकते हैं 2 एक साइकिल पूरी हो जाएगी, एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। वोल्टेज का ग्राफ तो साइन का ग्राफ बनाना है तो वोल्टेज के ग्राफ को तो आप ऐसे बना सकते हैं सिंपली, ये वोल्टेज ग्राफ बन गया। वोल्टेज ग्राफ तो बहुत आसान हो गया, कई बार हम लोग खींच चुके हैं, ठीक है ना भाई। ओमेगा टी का मान 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई रख के चले जाए इस वोल्टेज समीकरण में और उन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये वोल्टेज का जो ग्राफ है वो बन जाता है। अब हमको धारा का ग्राफ इसमें खींचना है, तो धारा का ग्राफ, धारा का समीकरण हमारे पास है समीकरण नंबर 2 में ओमेगा टी का मान अगर 0 है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा टी वोल्टेज के लिए भी 0 और धारा के लिए भी अगर 0 करें तो साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, नहीं I0 आएगी धारा। I0 का मतलब है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब धारा कहाँ शुरू होगी, यहाँ से ऊपर से पॉजिटिव वाले सिरे से, ये हमारी हो जाएगी I0। जबकि ये जो इसका जो मान है वो है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो V0 के बराबर है। यहाँ से धारा का ग्राफ शुरू करेंगे, जब π/2 वैल्यू होगी तो π/2 जब ओमेगा टी रखेंगे तो π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0। इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से चलेगा, ऐसे जब 0 और जब पाई की वैल्यू आएगी तो धारा का मान सबसे ज्यादा, -2, और फिर 3 π/2 फिर 0, ऐसे करके ग्राफ इसका चलेगा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये हम लोग देख सकते हैं कि धारा जो है
वो वोल्टेज से 90 अंश की कला में आगे चलती है। अगर वोल्टेज का मान 0 है तो धारा कितनी है I0, ठीक है। और जब वोल्टेज का मान जब V0 है तो धारा कितनी है 0, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर धारा यहाँ पर माइनस दिशा में अधिकतम है तो उस समय वोल्टेज कितना है 0, यानी धारा और वोल्टेज दोनों 90 अंश की कला में चलते हैं नहीं, और धारा हमेशा आगे चलती है π/2 कला से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कला आरेख ग्राफ, और इसको हम लोग कहते हैं तरंग आरेख, तरंग आरेख। फेजर डायग्राम का ज्यादा महत्व है, और ये जो वेव डायग्राम है केवल आपको समझने के लिए है, उसकी ज्यादा आगे यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ड्रा करना तो आना ही चाहिए। इस प्रकार से वेव डायग्राम को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर एक परिभाषा है, वो परिभाषा हमारी है कि धात्वी प्रतिघात क्या होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंग्लिश में कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखेंगे। उसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। हेडिंग लगाइए धात्वी प्रतिघात। प्रतिघात इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटिव जरा सही से लिख लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धात्वी प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसा देखो उसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, पहले आप समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो I0 का जो मान है, यानी जो प्रत्यवर्ती धारा का जो शिखर मान है, उसका मान हम लोगों ने क्या लिखा है C⍵V0, ये लिखा था अभी लोगों ने समीकरण नंबर 2 के नीचे, ठीक है ना। I0 को हम I0 किसको मान लिया था C⍵V0, लेकिन जरा इसको हम लिखना चाहते हैं I=V/R के टर्म, यानी V के नीचे कुछ होना चाहिए, तभी हम उसको रेजिस्टेंस जैसा मानेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, सोचो इसमें गणित के नियम के हिसाब से तो क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है V0/1/C⍵, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब इतना जो हिस्सा है इसको ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये I=V/R जैसा है, R का मतलब रेजिस्टेंस, यानी लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये, इसलिए इसको, क्योंकि रेजिस्टेंस ये धारिता के कारण है, संधारित्र के कारण है, इसलिए इसको हम धात्वी प्रतिघात कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका सिंबल होता है XC। XC का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा 1/ωc। इस XC को ही हम लोग क्या कहते हैं, धात्वी प्रतिघात, धात्वी प्रतिघात, ठीक है ना। कौन मारा है? तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, बिल्कुल एकदम सेम I=V/R से कंपेयर कराने से पता चला कि R की तरह व्यवहार कर रहा है ये, और R का मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध यहाँ पर चूंकि धाता के कारण है, संधारित्र के कारण है, इसलिए इसको कहा जाता है धात्वी प्रतिघात कहते हैं। चूंकि है प्रतिरोध ही, केवल संधारित्र के कारण प्रतिरोध है, इस वजह से इसका नाम बदल करके धात्वी प्रतिघात कर दिया गया, और इसका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे इसको नोट कर लेते हैं।
तो उसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, संधारित्र में प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान ओमेगा सी 1 अपान ओमेगा सी। तो इसी को हमने लिखा ना, आई नॉट इक्वल टू वी इंटू ओमेगा सी था, ओमेगा सी को हम लोग बटे में लेना 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा। तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी में 1 अपान ओमेगा सी को धात्रीय प्रतिघात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आई इक्वल टू वी अपान आर होता है, आर जगह यहाँ पर कितना दिखाई पड़ रहा है हमको 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है धात्रीय प्रतिघात। ये भी एक रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, लेकिन ये धारिता के कारण प्रतिरोध है, इसलिए इसको धात्रीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। सफिक्स में सी लगा देते हैं एक्स में, जबकि जो प्रेरण प्रतिघात है उसको एक्सएल से प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है ना। और इसका फार्मूला बन जाता है फिर एक्स इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपान एक्स सी, लिख सकते हैं ना ऐसे। और चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, एफ जहां आवृत्ति है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एफ सी। क्योंकि ये प्रतिरोध है इसलिए इसका मात्रक ओम होता है। तो हम लोग धात्रीय प्रतिघात यानी एक्ससी का जो मात्रक है वो ओम होता है। तो चाहे प्रेरण प्रतिघात हो, चाहे धात्रीय प्रतिघात हो, चाहे प्रतिरोध हो। और आगे हम लोग जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 2 या 3 का, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कहा जाता है उसको। तो हम लोग जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो से, तो वहां पर हम लोग इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी प्रतिरोध ही होता है, ठीक है ना। उसका मात्रक भी ओम लोग लिखते हैं। तो ये तो बात हो गई धात्रीय प्रतिघात की। अगर हम बात करते हैं एक्स सी तथा एफ फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ अगर खींचते हैं तो देखिए क्या पता चल रहा है। देखिए इससे पता चल रहा है कि जो एक्स सी का जो मान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ की। एक्स सी की वैल्यू है वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि एफ का मान बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। सॉरी, एफ का मान जब बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध है यानी धात्रीय प्रतिघात है वो क्या होगा, घटता है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे प्लॉट हो जाएगा, देखिए ग्राफ हम लोग सीख सकते हैं इस प्रकार से। इस तरफ अगर फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम और इस तरफ रखते हैं एक्स सी, तो ग्राफ इसका इस प्रकार से कुछ प्राप्त हो। जैसे जैसे आप का मान बढ़ाएंगे एक्स सी का मान घटता है, ठीक है ना। तो इसमें एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, जबकि एक्सएल और एक्ससी के बीच जो ग्राफ, एक्सएल और एफ के बीच ग्राफ खींचा गया था तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसमें समानुपाती में था कि एफ का मान बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, जबकि इसमें एफ का मान बढ़ाने से क्या होता है, एक्ससी का मान घटता है। इस वजह से एक कर्व हमको प्राप्त होता है। तो उसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें एक चीज और आती है कि डीसी जो करंट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा। डीसी के लिए, डीसी का मतलब समझ रहे हैं ना, दृष्ट धारा। डीसी के लिए एफ का मान कितना होता है, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी हो तो शून्य होते हो, तो डायरेक्शन उसके चेंज होती नहीं, तो एक ही डायरेक्शन लगातार प्रवाहित होती है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, शून्य। तो डीसी के लिए एफ नॉट इक्वल टू 0, तो एक्ससी का मान कितना हो जाएगा बताओ। एफ का मान अगर 0 तो एक्ससी का मान कितना हो गया, अनंत, यानी प्रतिरोध अनंत हो गया। इसके लिए प्रत्यवर्ती धारा के लिए संधारित्र का जो प्रतिरोध है, जिसको हम लोग धात्रीय प्रतिघात कहते हैं, उसका मान अनंत हो गया। प्रतिरोध अगर अनंत हो जाए जिस धारा के लिए, इसका मतलब वो धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। तो क्या कह सकते हैं, किसके लिए प्रतिरोध अनंत है, दृष्ट धारा के लिए, ठीक है ना। इसका कह सकते हैं कि अर्थ है संधारित्र में डीसी यानी दृष्ट धारा प्रवाहित नहीं
ये चीज भी हमको पता चल रहा है कि हमेशा, जबकि इसके पहले वाले वीडियो में बताते अगर कुंडली लगी हो तो उसमें दृष्ट धारा हो चाहे प्रत्यय धारा दोनों प्रवाहित हो जाती हैं, लेकिन जो संधारित्र अगर लगा हुआ है तो उसमें केवल एसी करंट का फ्लो होता है, डीसी करंट प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि डीसी के लिए जो धारती जो प्रतिघात है उसका मान अनंत हो जाता है फ्रीक्वेंसी शून्य होने की वजह से, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि दृष्ट धारा का जो प्रवाह है वो संधारित्र में नहीं होता है। तो इस तरीके से एक संधारित्र एक फिल्टर की तरह काम करता है, डीसी एसी का मिक्सर है और उसमें कहें कि हम केवल यहाँ एसी को प्रवाहित होने देना, तो आप संधारित्र लगा दिए तो डीसी अपने आप रुक जाएगी, डीसी को प्रवाहित नहीं होने देगा वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक, जिसमें परिपथ में केवल संधारित्र लगा है। तब हम समझते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम इसके कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लें तब तक। तो क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किट बना हुआ है, एक संधारित्र लगा है, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड और उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है वो है V = 10 sin 10t, ठीक है ना। और तो कह रहा है कि ज्ञात करो धारती प्रतिघात, यानी धारती प्रतिघात का मतलब XC बताना है कितना होगा, और I0 धारा का शिखर मान बताना है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। I = I0 sin ωt, उस टाइप का समीकरण, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। प्रतिघात, धारती प्रतिघात क्या होता है XC, और XC का मान अभी हम लोग पढ़ा है 1/ωc, ठीक है ना। वैल्यू लगाओ जरा इसमें ओमेगा। अब ये ओमेगा कितना, V = V0 sin ωt है, तो ओमेगा जो कितना लिखा है यहाँ पर 10, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड। 2 को फैरड को हम लोग चेंज कर लेंगे, माइक्रोफैरड को फैरड में 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻, ऊपर ले जाएंगे, एक जीरो यहाँ से कम हो गया तो यहाँ से बचेगा 10⁵ या इसको लिख सकते हैं और सॉल्व करें, 2 × 5 = 10, 5 × 10⁴ ये तो इसका हो जाएगा धारती प्रतिघात। एक आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान मतलब I0, और I0 को हम लोग कैसे निकालेंगे V0/, अगला तो होता है V0/1/ωc, ωc की जगह 1/ωc कर सकते हैं हम लोग XC, XC की जगह तो 1/ωc आता है। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, XC का मान जो निकाल चुके हैं तो 1/ωc रख करके निकालते, ये वैल्यू रखिए। इसमें V0 का मान कितना है, V = V0 10, और XC की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं, तो प्लस का है 5 × 10⁴, तो कितना आ जाएगा I0 की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर। ये इसमें शिखर मान आ गया, एक आंसर ये हो गया सेकेंड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में ध्यान देने जरूरत है कि धारा का जो प्रत्येक धारा समीकरण होता है वो क्या होता है, I = I0 sin ωt। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच कला में कितना डिफरेंस होता है, π/2 का। कौन अग्रगामी होता है, अग्रगामी कौन होता है इसमें, धारा अग्रगामी होती है। वोल्टेज का जो भी फेस है, जो भी कला है 10t, उसमें π/2 को ऐड कर दिया, जरूरी नहीं 10t दिया उसमें कुछ और प्लस लगा कर लिखा हो तो वो भी फेस में काउंट होगा वोल्टेज की, और उसमें हम π/2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। पता है ना कि वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है, इसका मतलब धारा क्या होगी वोल्टेज से 90 अंश की कला में अग्रगामी होगी। अग्रगामी होगी इसका मतलब है कि जो इसमें हम π/2 को ऐड कर दिया जाएगा, उस वैल्यू इसमें लगा दो, ωt
आई नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी जो भी फेस है वोल्टेज का 10t प्लस π/2, ये इसकी धारा का समीकरण है। हमारा जो भी फेस है उसमें हम π/2 को ऐड करके धारा का फेस निकालेंगे, क्योंकि धारा वोल्टेज से 90 अंश की कला में अग्रगामी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सिंपल। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें भी सर्किट बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें भी एक संधारित्र लगा जिसकी धारिता है 5 माइक्रोफैराड है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका समीकरण दे रखा है I = 5 साइन 50t प्लस 30 डिग्री है ये। तो कह रहा है कि वोल्टेज का समीकरण क्या होगा, ये बताना है। तो चलिए इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके जरा सॉल्व करने का प्रयास करो। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वोल्टेज समीकरण दिया था, धारा का समीकरण पूछ रहा था। इसमें धारा का समीकरण दिया और वोल्टेज का समीकरण पूछ रहा, तो कितना आसान है ये। ठीक है ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये तो रहेगा ही। ओमेगा टी का मतलब जो भी साइन के साथ में जो कोण लिखा वो पूरा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। ठीक है ना, तो पश्चगामी होता है, तो धारा पता है, इसका मतलब वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज 90 अंश की कला में पश्चगामी होगा, तो पश्चगामी उस कलम 90 डिग्री इसमें घटा देंगे इस फेस में। ठीक है ना, तो मेन अब हमारा काम ये रह गया कि इसमें V0 का मान निकालो। तो V0 का मान कैसे निकालेंगे, तो V0 निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए V0 = होता है फार्मूला V = I0 इंटू XC, फार्मूला होता है ना, ये जो जानते हैं हम लोग, अभी फार्मूला पढ़ा है। I0 = होता है V0/XC, ये तो होता है ना फार्मूला। तो यहाँ से V0 का मान निकालना है, तो V0 = I0 इंटू XC कर लेंगे। तो I0 का मान रखेंगे और XC जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1/ωc। अब वैल्यू रखो सब। I0 की वैल्यू कितनी है 5, धारा में I0 5 है, और 1/ω कितना है 50। ये तो समीकरण उस टाइप को लिखा ना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस जो कुछ लिखा हो वो सब कला में शामिल रहता है। तो ओमेगा जो टी के साथ लिखा होता है वो ओमेगा होता है। ठीक है ना, जो टी के मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है, प्लस में लगा है उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ओमेगा का मान हो गया 50, सी का मान कितना है 5 माइक्रोफैराड है, तो 10⁻⁻6 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये। इससे जब ऊपर ले जाओ तो 10⁴ हो गया, 10⁶ हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/50 और 2 0 यहाँ से निकाल लो और 10 की घात यहाँ लिखो 4, ऐसे लिख सकते हैं। 50 दूनी 100, यानी 2 × 10 की घात 4 वोल्ट, इतना शिखर मान आ गया इसका। अब समीकरण क्या हो जाएगा, वोल्टेज का समीकरण, वोल्टेज का समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, V बराबर V0 साइन, जो भी साइन, धारा का जो साइन के साथ में जो कला है वो तो पूरा लिखेंगे ही, कितनी है 5t प्लस 30। अब वोल्टेज चूंकि पश्चगामी होता है धारा से, तो -90 डिग्री इसमें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना करेगा, और V0 की वैल्यू लगा देंगे, ऊपर निकाला हमने, बस समीकरण मिल जाएगा बहुत आसानी से। 2 × 10⁻⁴ साइन 50t - 60 डिग्री, ये वोल्टेज का समीकरण। बस आपको ध्यान रखना है जो भी धारा है वोल्टेज के फेस हो उसके आधार पर हमको ये जो कलांतर है वो ज्ञात करना है। अगर वोल्टेज का मान अगर दे रखा है, धारा का मान अगर पूछ रहा है, तो उसका अगर फेस में क्या करेंगे हम लोग π/2 जोड़ देते हैं। धारा हमेशा संधारित्र वाले परिपथ में 90 डिग्री कला में अग्रगामी होती है।
उसमें अग्रगामी होगी, इसका मतलब है कि वोल्टेज से π/2 आगे होगा तो प्लस π/2 कर देंगे। अगर धारा का समीकरण दे रखा है और वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज जो कि फिर पक्षगामी हो जाएगा, तो पक्षगामी हो जाएगा तो इसका मतलब वहां पर हम 90 या π/2 घटा देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आज की क्लास हमारी अगर समाप्त होती है। बुक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।